हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 10th में हैं और साइंस का पेपर देने वाले हैं 2025 बोर्ड एग्जाम में, तो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को मात्र ऐसे 50 टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं कि अगर 50 टॉपिक अगर तैयार है तो आप 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करके आओगे। पूरी किताब की क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। बस मात्र 10 दिन में अगर ये 50 टॉपिक आप पढ़ दोगे तो समझ लो कि 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और इस वीडियो में मैंने एक टारगेट रखा है कि 5000 लाइक तक अगर इस वीडियो को पहुंचा दोगे तो गारंटी है मेरी, मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि पीडीएफ आप लोगों को फ्री में मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाला हूं। वो भी आप लोगों का रंगीन पीडीएफ मैं आप टेलीग्राम पे आपको बताओ कि ज्वाइन करके मैं हर एक बच्चे के पास सेंड कर दूंगा अगर ये टारगेट आपने पूरा कर दिया तो। बहुत सिंपल टारगेट है, जैसे आपने टारगेट पूरा करोगे वैसे मैं अनाउंस करके सारे क्वेश्चन की पीडीएफ आपको भेज दूंगा। बस मात्र 50 टॉपिक ही पढ़ना है, इससे बाहर एक प्रश्न बाहर नहीं आएगा। आप किसी कोचिंग संस्था कहीं पे भी पढ़ते हो जाके पूछ लेना, कोई भी टीचर से पूछ लेना कि जो ये क्वेश्चन है आएगा कि नहीं। कोई भी टीचर आपको बता देगा। अगर विश्वास नहीं हो रहा है हमारे पे तो पूछ लेना किसी से भी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और 5000 लाइक तक आप लोगों को पहुंचाना है। और पहला टॉपिक जो आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आप लोगों का संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। कोई ऐसा नहीं मेरे प्यारों, जो कोई ऐसा सत्र नहीं है कि जो हर एक सत्र में आपको संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया देखने को न मिला हो। ठीक है, यहां पे आप लोगों को 100% ये टॉपिक आएगा, लिख के देता हूं, गारंटी है। आप मिला लीजिएगा किसी से भी, कहीं पे भी। 2024 का पेपर बीता है, 2024 का पूरा सेट का पेपर उठा के देख लेना। अगर इससे प्रश्न नहीं बने होंगे तो कहना हमसे। संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया उदाहरण सहित, लेकिन उदाहरण भी आप लोगों को एग्जांपल, और जो मैं पीडीएफ दिया हूं उसमें 3-3 4-4 उदाहरण में मिक्स करके रखा हूं ताकि आप लोगों को कोई भी समस्या ना हो। जितना चाहे उतना जाके लिखो, आप बढ़िया नंबर लेकर आओ। दूसरा क्या है आप लोगों का, उष्मा क्षेपी तथा उष्मा शोषी अभिक्रिया। इन दोनों में से एक अभिक्रिया तो फिक्स है, 100% गारंटी लेता हूं कि इसमें से एक अभिक्रिया फिक्स है। चाहे वो उष्मा क्षेपी आपसे पूछ ले या चाहे वो आपसे उष्मा शोषी अभिक्रिया पूछ ले। तो दो टॉपिक यहाँ पे देखिए, संयोजन तथा वियोजन, दो टॉपिक यहाँ से, उष्मा क्षेपी तथा उष्मा शोषी दो टॉपिक यहाँ से। चारों टॉपिक आपको क्लियर होने चाहिए बिल्कुल। आंख बंद करके कहीं से भी कोई पूछे तुरंत बता दो, तुरंत एग्जाम्पल बता दो, तुरंत उदाहरण बता दो इसका। इसके बाद तीसरा जो तैयार करना है आप लोगों को वो है रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि। जब तक ये विधि नहीं जानोगे मेरे प्यारे बच्चों, इससे आपको बताऊं, पीडीएफ में मैंने आपके एनसीईआरटी बुक के जितने भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने वाले क्वेश्चन थे, हमको लगता है कि लगभग 20 या 25 प्रश्न होंगे। 20 या 25 प्रश्न के अलावा कहीं भी बार नहीं आता, पूरी किताब का ही ले लिया हूं। 20-25 का मैंने पीडीएफ दे रखा है सोल्यूशन सहित। तो सोल्यूशन देख लीजिएगा, लेकिन मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि वाकई में कैसे होती है, कैसे आप उसको सीखोगे, उसके तरीकों को सीखोगे। ये तो पीडीएफ में आपको उसका हल मिल जाएगा और एक वीडियो बना दूंगा स्पेशल एग्जाम के पर्पज से, ताकि आप सीख जाओगे कि कैसे किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। 3 टॉपिक क्लियर। चौथा जो टॉपिक आपको तैयार करना है वो है अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा तथा उदाहरण। आपको अम्ल किसे कहते हैं आना चाहिए, अम्ल का पीएच मान कितना होता है, क्षार का पीएच मान कितना होता है, लवण का। अब परिभाषा, पहली बात तो तीनों का परिभाषा और उसके उदाहरण आपको मालूम होने चाहिए, और पीएच मान, इससे प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनते हैं। तो ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको तैयार करना ही आप लोगों को पड़ेगा। 4 टॉपिक यहां तक कवर हो गया आप लोगों को। एक पॉइंट नहीं छोड़ने वाला हूं, एक पॉइंट बस। आप लोग 50 टॉपिक तैयार करो, जितना भी 50 टॉपिक तैयार करने में 10 दिन लगेगा। 10 दिन में आप लोगों को साइंस में 95% नंबर बिल्कुल क्या हो गया, पक्का हो गया। साइंस में इतना घबराते नहीं है, बस बिल्कुल आसान पढ़ो। पीडीएफ में जब दे दूंगा तो बिल्कुल और आसान हो जाएगा। सब कुछ छपा हुआ रहेगा, रंगीन पीडीएफ है। बस आप रिवाइज करते रहो, डेली 10 मिनट भी पढ़ोगे ना तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत एग्जाम बढ़िया आप नहीं दे पा रहे हो आईएएस पीसीएस का, कि एग्जाम आप लोगों को कहीं से भी पूछेगा। ये फिक्स सिलेबस होता है आप लोगों का। क्या होता है, फिक्स सिलेबस, कि इतना बस मेंटलिटी आप लोगों की चेक की जाती है कि लड़का, हाँ उसके पास दिमाग है कि नहीं, कि वो इन चीजों को याद कर पा रहा है कि नहीं, बस यही चेक किया जाता है उसमें। हाँ, 5वां देखिए, बेकिंग सोडा बनाने की विधि और धावन सोडा बनाने की विधि। जाइए किसी भी एग्जाम, कोई भी टीचर है जो बहुत बेहतरीन टीचर होंगे, चाहे कोचिंग में पढ़ते हो चाहे स्कूल में पढ़ते हो, उनसे पूछ लीजिएगा कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि और धावन सोडा बनाने की विधि में से क्वेश्चन आएगा कि नहीं। वो आपको तुरंत कहेगा कि ऐसा करो कि दोनों क्वेश्चन पहले तैयार करो, दोनों क्वेश्चन आप तैयार करो, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो बेकिंग सोडा बनाने की विधि दे दे या तो धावन सोडा बनाने की विधि दे दे, लेकिन देगा जरूर, इस बात को एकदम आप मान लो, 100% देगा। 3 टॉपिक को तैयार करना है, सारे पीडीएफ में रंगीन पीडीएफ सब कुछ लिखा हुआ है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। बस आप इस वीडियो को देखो, नोट करो, 5000 लाइक तक पहुंचाओ। मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे उसको शेयर कर देता हूं, आप वहां से डाउनलोड करके किसी भी दुकान पे जाओगे, 10 रुपया दोगे, पूरा पीडीएफ निकाल के दे देगा, बस उसी को पढ़ के एग्जाम देने चले जाओ। बस ये काम करना है आप लोगों को। 7वां पॉइंट को प्लास्टर ऑफ पेरिस जरूर देता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, किन अभिक्रियाओं से मिलकर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तो आपके एग्जाम के लिए पर्पस है। तो 3 टॉपिक, बेकिंग सोडा बनाने की विधि, धावन सोडा बनाने की विधि और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये तीनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको तैयार करने ही पड़ेंगे किसी कीमत पे। आगे अगर हम बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखें तो वो है आप लोगों का उदासीनीकरण अभिक्रिया। जरूर से जाइए देख लीजिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया, एक प्रश्न आपसे जरूर पूछेगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। इसके बाद अगला टॉपिक है धातु और अधातु।
धातु और धातु में ज्यादातर अंतर देता है वो भी 4 नंबर के लिए। कितने नंबर के लिए? 4 नंबर के लिए प्रश्न बनते हैं आप लोगों के एग्जाम में कि धातु और अधातु में अंतर बताइए। तो यहां से प्रश्न आपके जरूर बनेंगे धातु और धातु से। तो धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, आपको याद होना चाहिए। उदाहरण भी इसके याद होना चाहिए कि उदाहरण से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहा जाता है? तो 10 पॉइंट तक यहाँ मैंने बता दिया। ठीक है, 10 टॉपिक क्लियर हुआ। 11वां टॉपिक यहाँ, 11वां टॉपिक जो आप लोगों को तैयार करना है वो आप लोगों का संतृप्त तथा असंतृप्त विलयन। कि संतृप्त विलयन किसे कहते हैं और असंतृप्त विलयन कैसे। एक प्रश्न यहां से आप लोगों को अंतर को देखने को मिलेगा। अंतर से ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है इसमें कि संतृप्त तथा असंतृप्त विलयन में अंतर बताइए। सजातीय श्रेणी मेरे प्यारों से स्टार बना लो, डबल स्टार ट्रिपल स्टार बना लो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में देगा जरूर 100%। इसके बाद आईयूपीएससी नामकरण मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर के जरूर से जरूर फिक्स कर लो। 5 या कम देगा तो 3 नंबर, लेकिन देगा जरूर। आईयूपीएससी नामकरण कैसे करते हैं, मैंने आपकी किताब में जितने हमको लगता है लगभग कि इसके भी 20 या 25 प्रश्न मैंने लिया होंगे पीडीएफ में। 20 या 25 प्रश्न मैंने पूरा का पूरा प्रीवियस पेपर का भी उठा लिया है और जो एनसीईआरटी बुक है उसका भी मैंने उठा के वहां पीडीएफ में लिख दिया हूँ। ठीक है, कि आईयूपीएससी नामकरण, लेकिन उसका एक वीडियो मुझे स्पेशल बनाना पड़ेगा। एक वीडियो बना लूंगा तो तरीका आपको मालूम चल जाएगा। यहाँ से तो क्वेश्चन तैयार ही कर लोगे, लेकिन वहां से तरीका आप सीख जाओगे, मेथड सीख जाओगे कि कैसे उसको आईपीएससी नामकरण करते हैं। इसके बाद मेरे प्यार जो साबुनीकरण अभिक्रिया और एस्टिलीकरण अभिक्रिया, मेरे प्यार जो आंख बंद करके आज से इसको आप एकदम शपथ ग्रहण कर लीजिए कि साबुनीकरण अभिक्रिया एस्टिलीकरण अभिक्रिया दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए आपके एग्जाम में आएगा, कोई रोक नहीं सकता है, कोई भी एग्जामिनर रोक नहीं पाएगा। जो बोल रहा हूं आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, क्या सच आएगा? तो वो बिल्कुल आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है, इस बात को आप मान लो। ठीक है, हर साल बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, हर साल बच्चे टॉप करते हैं, आप जाके देख सकते हो। इसके बाद आइए यहाँ से पाचन तंत्र किसे कहते हैं, श्वसन तंत्र। अब इन दोनों टॉपिक को एकदम रट जाना है आप लोगों को। पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन, श्वसन तंत्र का भी सचित्र वर्णन पूछता है। पाचन तंत्र किसे कहते हैं, श्वसन तंत्र किसे कहते हैं। तो श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों ही टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिगर वगैरह पीडीएफ में दे दिया हूँ। पीडीएफ में मैंने फिगर वगैरह भी उसमें इंक्लूड किया है, रंगीन पीडीएफ है, उसमें कलर वाइज प्रिंटर आप एकदम बिल्कुल अच्छे से लिखा हुआ है, देखोगे एक बार दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का। इसके बाद 17 टॉपिक क्लियर। 18वां देखिए उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उत्सर्जन तंत्र भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार करना है। इसके बाद ये दो टॉपिक जो दिख रहा है कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, दोनों टॉपिक तैयार होने चाहिए। अंतर से क्वेश्चन ज्यादातर आता है कि लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर बताइए। 4 नंबर के लिए प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल बनते हैं। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर पूछता है। इसके बाद अगर हम बात करें आगे तो परागण किसे कहते हैं, यहां से बहुविकल्पीय के भी प्रश्न पूछते हैं और यहां से आपके 4 नंबर के भी पूछता है कि परागण किसे कहते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद संरचना की अगर हम बात करें तो पुष्प की संरचना भाई तो इंपॉर्टेंट है, ये तो आप लोगों को पूछता है, ये फिक्स होता है। और इसके बाद वाला जो चित्र है उसको तो आप लोग भी बता दोगे कि नर तथा मादा जनन तंत्र कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी का कितना भी बेहतरीन टीचर है जाके पूछ लीजिएगा उनसे कि नर तथा मादा जनन तंत्र और पुष्प की संरचना, ये तीनों सर इंपॉर्टेंट है। पहले बात कि तीनों अगर वो टीचर उनसे पढ़ते होंगे तो पहले बात वो तीनों आप लोगों को खुद तैयार करा दिए होंगे कि पहले ये पढ़ लो, ये एग्जाम में आने वाला है। पुष्प की संरचना, नर तथा मादा जनन तंत्र, ये तीनों टॉपिक जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ अगर 95% लाना है, एक ही सर पे 95% आ सकता है कि अगर 50 टॉपिक अगर तैयार है तभी आप संभव हो सकता है, अन्यथा कभी नहीं संभव हो पाएगा, ये बात याद रख लेना। इसके बाद देखिए 24 डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताइए। मेरे प्यार बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। कभी कभी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो मैं जब पीडीएफ लिखा हूं तो पीडीएफ में मैंने डिटेल में पहले फुल फॉर्म लिखा हूं, फिर इसका अंतर दोनों का मैं कम से कम 5-6 अंतर बताया हूं इसका, आपको दिक्कत नहीं होगी, पूरा आसानी से याद हो पाएगा। हाँ, अगला मेंडल के आनुवंशिकता नियम, 5 स्टार बना लो, 5 या 6 स्टार, जितने भी स्टार बनाना चाहते हो बना लो, वो स्टार आपके कम ही पड़ने वाले हैं क्योंकि मेंडल के आनुवंशिकता नियम फिक्स है, ये आपको एग्जाम में तो देगा, इसके बिना समझ लीजिए साइंस का पेपर अधूरा है। ठीक है, मेंडल के नियम के बिना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, इसको आपको किसी कीमत पे तैयार कर लेना है, किसी कीमत पे अगर मैं बताऊं तो तैयार कर लेना, मेंडल के आनुवंशिकता का नियम। हाँ, आगे देखिए अगला है 26 टॉपिक क्या कह रहा है। 26 टॉपिक है एक संकर तथा द्विसंकर संकरण। मेरे प्यारे बच्चों आंख बंद करो, जो मैं बोल दिया उसको मान लो तुम, जो मैं कह दिया उसको ठान लो तुम कि इसको याद करना ही है। एक संकर तथा द्विसंकर संकरण इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल आपके एग्जाम में आता है, इस बार भी आएगा, बस आप धैर्य बनाकर इसको याद करके जाइए। साइंस में कोई दिक्कत नहीं है, जब तक मैं हूं किसी भी सब्जेक्ट में घबराने की बात नहीं है बिल्कुल। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया मेरे प्यारे बच्चों इस बार भर भर के क्वेश्चन आया था लिंग निर्धारण की प्रक्रिया से, तो इसको आपको तैयार करना है। अगला है मानव मस्तिष्क, इस बार ऐड कर दिया था, ज्यादा मतलब कुछ वर्षों से ये
टॉपिक जो है आता नहीं रहता था, लेकिन इस बार मानव मस्तिष्क का चित्र बनवा दिया पूरा 2024 में। तो भाई 2024 में जो चीज रिवाइज है 2025 में उसको रिपीटेशन कर सकता है। इसलिए पहली बात तो इसके साथ समझौता नहीं करूंगा मैं, इसलिए तुरंत मैं इसको ले लिया हूं कि मानव मस्तिष्क को बनाना ही चाहिए, और तंत्रिका तंत्र, ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। बच्चे ध्यान देते नहीं है क्योंकि उनको बनाना आता नहीं है, सोचते हैं कि मानव मस्तिष्क कौन बनाएगा, तंत्रिका तंत्र कौन बनाएगा। एग्जामिनर यही काम कर दिया इस बार 2024 में। सारे लोगों का दिमाग इधर उधर हो गया है क्योंकि फोकस तो किए नहीं थे, और अचानक से आ गया तो फिर बना नहीं पाए, नंबर कट गया उन लोगों का। लेकिन मैं पीडीएफ में तो इसको पहली बात रंगीन पीडीएफ में मैंने इसको बहुत अच्छे से सजाया हुआ है, और किताबी भाषा में नहीं कुछ अलग भाषाओं में मैंने इसका अध्ययन करा है, उसमें लिखा हूं कि आपको याद करने में आसानी हो। ये नहीं कि जो किताब में लिखा है ऊपर वही लिखोगे तो नंबर मिलेगा, नहीं नहीं, आप अपने तरीकों से भी उसको एक्सप्लेन करके एग्जामिनर को समझा सकते हो। तो मेरा नोट्स कुछ इस प्रकार है। 30वां प्रश्न, प्रकाश का परिवर्तन। अब ऐसा कोई एग्जामिनर नहीं कि जो पेपर बनाए और प्रकाश का परिवर्तन न दे। प्रकाश का परिवर्तन देखिए, इधर प्रकाश का अपवर्तन, ये दोनों टॉपिक, बीच में आपका आ जाएगा अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब। मेरे प्यारे, ये तीनों टॉपिक का पता है कोई भी एग्जामिनर, प्रकाश का परिवर्तन, अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब, प्रकाश का अपवर्तन, और इधर लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, ये चारों टॉपिक मतलब चाह के भी नहीं छोड़ सकते हो। चाह कर चाहोगे कि नहीं इसको नहीं पढ़ूंगा, उसको भी नहीं छोड़ पाओगे चाह के भी। तो इसको भाई तो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको किसी कीमत पे इसको तैयार करना पड़ेगा। चारों टॉपिक, प्रकाश का परिवर्तन, अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, प्रकाश का अपवर्तन, लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं लेंस की क्षमता। जब तक लेंस की क्षमता नहीं मालूम रहेगा तब तक आप न्यूमेरिकल लगा नहीं पाओगे। साइंस में न्यूमेरिकल भी आता है, तो ये लेंस की क्षमता किसे कहते हैं और लेंस की क्षमता का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, तभी न्यूमेरिकल कर पाओगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये तीन टॉपिक मानव नेत्र से, मेरे प्यारे बच्चों, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और मानव नेत्र का सचित्र वर्णन, जाके पूछ लीजिए किसी भी एग्जामिनर, किसी भी दोस्त, किसी भी मित्र, किसी भी टीचर, दुनिया की किसी भी लड़के से आप पूछ लीजिए जो जानते हो, पढ़े लिखे हो, क्लास 10th का एग्जाम दिए हो, कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और मानव नेत्र आएगा कि नहीं। पहली बात उसको आप तुरंत तैयार करो, मेरा बात मानो, किसी की बात मत मानो। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और मानव नेत्र, तीनों टॉपिक आपको तैयार होना चाहिए। अगर 2025 में, अगर रियलिटी में बताऊं आप लोगों को कि अगर 2025 बोर्ड एग्जाम में टॉप करना चाहते हो साइंस में, तो साइंस में अगर 50 टॉपिक बेहतरीन तरीके से अगर आप लोगों को याद है, एक भी टॉपिक नहीं भूलते हो, लिख के देता हूं गारंटी के 95 नंबर नहीं आए तो कह देना, पढ़ाना छोड़ दूंगा, इस बात को गारंटी लेता हूं। अगर 50 प्रश्न अगर तैयार कर लोगे अच्छे से तो इतना कॉन्फिडेंस मेरे पास भी है, तो इतना कॉन्फिडेंस आप भी रखिए कि इसको याद करके ही जाना है। ओम का नियम बताओ, कोई सा एग्जाम जो ओम का नियम ना दे। ओम का नियम तो फिक्स होता है आप लोगों को, आपको लोग भी पढ़े हो लिखे हो, आपको भी मालूम होगा, इस पे कितना भी स्टार बना लोगे स्टार कम पड़ जाएगा। ओम का नियम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा से यहाँ पे न्यूमेरिकल के प्रश्न बनते हैं, तब जानबे करोगे कि विद्युत धारा को आई से डिनोट करते हैं, V बराबर आई आर होता है, यहाँ I बराबर V बटे आर होता है। जब जानोगे ही नहीं तो कैसे आप न्यूमेरिकल हल कर पाओगे? तो विद्युत धारा के बारे में आप जाके पढ़ो, पीडीएफ में दे दूंगा, पीडीएफ में सब कुछ लिखा है तो पढ़ लेना वहां से। चलिए, 5000 लाइक कुछ नहीं होता है, 5000 लाइक तक आप इस वीडियो को पहुंचाओ, शेयर कर दो इस वीडियो को, जितने भी बच्चे 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें उनके पास ये वीडियो पहुंच पाए, सब लोग देख पाए। हाँ, 40वां प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं? ठीक है, तो प्रतिरोध के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि प्रतिरोध नहीं जानोगे, धारा के बारे में नहीं जानोगे तो ओम का नियम कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि प्रतिरोध और धारा से मिलकर ही ओम का नियम, क्योंकि V बराबर क्या होता है आई आर। ठीक है, यही तो होता है, विभवांतर बराबर आपके धारा गुणे ये प्रतिरोध, ये तो ओम का नियम कहता है। तो ये तीनों टॉपिक आपको तैयार होना चाहिए। ठीक है, 40 टॉपिक अब तक मैंने बता दिया, समझ लीजिए, इतने बेहतरीन टॉपिक बता रहा हूँ, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आ सकता है। हाँ, आगे देखिए, आगे देखते रहिए, बस नोट करते रहिए, पढ़ के जाइए, 95% लेकर आइए। 41वां प्रश्न, श्रेणी क्रम संयोजन, मेरे प्यारों जो समांतर क्रम संयोजन, इतना बात आप दिमाग में ठान लो, आपको मैं क्या ही बताऊं, 110% की गारंटी ले लूं मैं इसको, कि श्रेणी क्रम संयोजन में आपको जरूर देगा, कहेगा कि 3 प्रतिरोध दे देगा, कि R1 R2 और R3 3 प्रतिरोध हैं, अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उनका तुल्य प्रतिरोध का सूत्र बताइए। तो इसका तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये थोड़ी लिखना है, इसको निगमन करना होगा कि इस सूत्र का निर्माण हुआ कैसे है। आज समांतर क्रम में बोल देगा कि अगर R1 R2 और R3 3 प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जुड़े हों तो तुल्य प्रतिरोध 1 बटे RS का बताइए। ठीक है, समांतर रहता RP लिखेंगे पैरेलल, तो इसका सूत्र होता है 1 बटे RP बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, इसी तरह बढ़ता जाएगा, बढ़ते जाएंगे। तो इसका निगमन पूछता है कि सूत्र का निर्माण कहां से हुआ है, और ये आपके एग्जाम में 6 नंबर के लिए आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, कितने लॉन्ग प्रश्न में आता है, तो आपको तैयार होना चाहिए। इसके बाद मेरे प्यारों, यहाँ से एक टॉपिक मिस मत करना है, एक टॉपिक इसके नीचे वाले एक भी छोड़ना मत। चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं? भर भर के क्वेश्चन बन गए, सारे 6 नंबर वाले प्रश्न, अब यहाँ से सभी 6 नंबर वाले प्रश्न हैं। चुंबकीय बल रेखाएं
बायो सेवर्ट का नियम मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद वाले सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाह कर भी नहीं छोड़ पाओगे आप उसको। फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम, दोनों नियम आपको याद होने चाहिए। दाएं और बाएं हाथ के नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम पढ़ें तो मेरे प्यारों जो मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम किसी से जाके पूछ लो, ये पीडीएफ इसको स्क्रीनशॉट लेकर किसी के सामने ले जाओ तो भैया मुझे हाई स्कूल का पेपर देना है, क्या सही है? तुरंत आपको कहेगा कहाँ से पढ़े हो आप, उसका उनका पीडीएफ लो। पीडीएफ लेने के बाद उनका पढ़ाई कर, जो भी उन्होंने नोट्स बनाया नोट्स पूरा उनका तैयार करो, क्योंकि वो 100% 95% आपको दिला सकते हैं। नहीं विश्वास और पूछ के देखिए ना, तब विश्वास होगा ना मेरे पे। किसी से पूछेंगे जब वो आपको बताएगा कि नहीं यार वाकई में कमाल का ये प्रश्न है, आता है, तब विश्वास होगा ना, पूछ लीजिएगा। 46 हो गया। 47 देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं मेरे प्यारे? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इसके बाद फैराडे के नियम, मैंने एक भी इस नहीं कहा कि इसके नीचे वाला एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। फैराडे के नियम किसे कहते हैं? और यहाँ ओजोन के परत का अक्ष है। पर्यावरण का भी प्रश्न 4 नंबर के लिए कभी कभी बनता है। पर्यावरण का अगर प्रश्न बनेगा तो ये वाला जरूर देगा, ओजोन परत का अक्ष है। और 50वां ऊर्जा के स्रोत किसे कहते हैं? तो पर्यावरण के सिर्फ 2 ही प्रश्न मैंने लिया है अब तक, मैं जब तक जितना भी देखा हूं पेपर, तो यही प्रश्न ज्यादातर, मतलब अगर बात करें 90% में यही पेपर में आया था। ओजोन परत का अक्ष बताइए, ऊर्जा के स्रोत क्या है ये बताइए। तो मेरे प्यारे जो 50 टॉपिक मैंने क्लियर करा दिया, मैंने अभी जस्ट बताया था 50 टॉपिक मैंने क्लियर करा दिया। अगर ये 50 टॉपिक आपको तैयार है तो 2025 बोर्ड एग्जाम में 95 नंबर आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता है साइंस में। बस मैं आप लोगों की एक विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि 5000 लाइक तक पहुंचाइए और पीडीएफ मेरे से फ्री में ले जाइए, कोई चार्ज नहीं, 1 रुपया चार्ज नहीं। आपके व्हाट्सएप पे, आपके टेलीग्राम पे, आपके आईडी पे भेज दूंगा, आप उसको निकाल के पढ़ लीजिए शांति से। तो मेरे प्यारे वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।